हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इकोनॉमी स्पेशल बैच में, वो है व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र। अंग्रेजी में कहते हैं इसे मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसके बारे में हम आज के क्लास में बात करेंगे। क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा मैं आपको हर बार बताता हूं, जो नए लोग हमसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, इकोनॉमी स्पेशल बैच हमने शुरू किया था और ये बैच पूरी तरीके से निःशुल्क हमने यूट्यूब पर उपलब्ध करवाया है। इकोनॉमी स्पेशल बैच नाम की प्लेलिस्ट से ये आपको मीमांसा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहने वाला है और इसमें हमारा जो मुख्य फोकस है वो आईएएस की परीक्षा में जो इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ सिविल सेवा, जो स्टेट की सिविल सेवा हैं जैसे आरएएस, एमपी, एमपीएससी या यूपीपीसीएस के जो इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं उनको भी इस बैच के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो ऐसे विद्यार्थी जो आईएएस के अलावा जो राज्य सिविल सेवा परीक्षा हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास मुख्य रूप से उपयोगी रहने वाली है। इसके अतिरिक्त बैंक और एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये क्लास समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषाओं के बारे में। अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है उसके बारे में। परिभाषा पर जाने से पहले यदि हम इसके शब्दों के अर्थ को देखें तो इकोनॉमिक्स दो शब्दों के योग से बना है, जिसका तात्पर्य जो वो दो शब्द हैं ओकियोज एंड नेमियन, और इन शब्दों का जो अर्थ है वो है रूल ऑफ हाउस होल्ड, यानी घर के नियम, वे नियम जिनसे घर चलता है वो वही क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक्स कहलाते हैं शाब्दिक रूप से। तो ये बात करी हमने शब्द के अर्थ की। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की विभिन्न जो परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी हैं उनके बारे में। तो ऐसे विद्वान जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी उनमें से जो प्रमुख विद्वान थे वो थे एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स, कीन्स और सैमुअल्सन। एक एक करके सभी के परिभाषाओं के बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की क्या क्या परिभाषाएं दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडम स्मिथ की परिभाषा के बारे में। तो एडम स्मिथ महोदय क्या कहते हैं? एडम स्मिथ कहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो यहां शब्द क्या दिया उन्होंने, वेल्थ ऑफ नेशन की जो अध्ययन है वही क्या होता है इनकी नजर में, एडम स्मिथ की नजर में क्या है, इकोनॉमिक्स है या अर्थशास्त्र है। बात करते हैं अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा की। तो अल्फ्रेड मार्शल महोदय क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र क्या है, भौतिक साधनों का, देश के अंतर्गत जो उपलब्ध भौतिक साधन हैं, मैटेरियल वेलबींग हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब भौतिक साधनों में क्या हो सकते हैं, देश के मिनरल्स भी हो सकते हैं, देश की जनसंख्या भी हो सकती है, ठीक है, देश की जीडीपी भी हो सकती है, देश के बैंक भी हो सकते हैं। तो इनके अनुसार ये जो भौतिक संसाधन है इन सभी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स कहलाता है। अगली परिभाषा की बात करें जो कि रॉबिन्स महोदय द्वारा दी गई। रॉबिन्स क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। ये क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है जो किसका अध्ययन करता है, इकोनॉमी या देश में किसका अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, साथ ही साथ लक्ष्यों का अध्ययन करता है और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो दुर्लभ संसाधन उपलब्ध हैं उनका अध्ययन जो विज्ञान करता है वही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो मुख्य बात जो ध्यान में रखनी है कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को क्या कहा, एक विज्ञान कहा, जबकि कीन्स अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, एक कला कहते हैं, एक आर्ट कहते हैं। और कैसी आर्ट, कैसी कला, वो कला जो निश्चित नियमों द्वारा क्या करती है, लक्ष्य प्राप्ति का अध्ययन करती है, वही क्या कहलाती है, कीन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र क्या है, जो किसका अध्ययन करता है, किन किन का अध्ययन करता है। पहला, दुर्लभ संसाधनों का अध्ययन करता है और उन दुर्लभ संसाधनों में से किन संसाधनों का चयन किया जाए उनका अध्ययन करता है। उनका चयन करके उत्पादन किस प्रकार किया जाए उसका अध्ययन,
और उत्पादित वस्तुओं का वितरण किस प्रकार किया जाए, और उत्पादित वस्तुएं जब वितरित हो जाती हैं तो उनके उपभोग का क्या तरीका होता है, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स कहलाता है। किसके अनुसार, मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार। ठीक है, अब समष्टि अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है उसे आय व रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था, J.M. कीन्स महोदय ने दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, समष्टि अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है उसे आय व रोजगार, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट प्रिंसिपल या आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने दो शब्दों की बात की, दोनों ही शब्दों के बारे में हम देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीजों का अर्थव्यवस्था में अध्ययन किया जाता है। तो हम यहां देख रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी ऐसे सभी कारक जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं समग्र रूप से, उनका अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और ऐसे कौन कौन से मद हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो उनमें देखें, मनी या मुद्रा का अध्ययन क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। बैंकिंग सिस्टम, बजट, नेशनल इनकम या कह सकते हैं राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, भुगतान संतुलन का तात्पर्य है देश में विदेशी मुद्रा का आवागमन, बाहर आना और अंदर आना, उसका अध्ययन, मुद्रास्फीति या महंगाई का अध्ययन। ये सभी चीजें क्या करती हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इसलिए इनका अध्ययन किसमें किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जैसा मैंने आपको बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स को आय और बेरोजगारी का सिद्धांत कहा गया था, उसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, मूल्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, वो अर्थव्यवस्था में उन कारकों का अध्ययन करते हैं जो क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन जब किया जाता है तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कह देते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, ऐसे कारकों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यहां ऐसे कारकों का अध्ययन जो क्या करते हैं, केवल व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और इनमें कौन कौन से कारक आते हैं, मांग, आपूर्ति, डिमांड, सप्लाई, लागत, कॉस्ट और उत्पादन। ये सभी क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार को अर्थव्यवस्था में प्रभावित करते हैं। इसलिए इनका अध्ययन क्या किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो अध्ययन जिनका किया जाता है, बैंकिंग, बजट, राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, भुगतान संतुलन, महंगाई, इनके बारे में विस्तृत रूप से हम हमारी इकोनॉमी स्पेशल बैच में पूर्व के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कारकों की, जो है मांग और आपूर्ति। तो आज के क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो अध्ययन किए जाने वाले टॉपिक्स हैं वो हैं डिमांड एंड सप्लाई, उनकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड या मांग की। तो सबसे पहले डिमांड के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि डिमांड या मांग अर्थव्यवस्था में आखिर होती क्या है। तो डिमांड या मांग का तात्पर्य है वस्तु और सेवाओं की वो मात्रा, वस्तु और सेवाओं की ऐसी मात्रा जो कि क्या करना चाहते हैं, ग्राहक खरीदना चाहते हैं। ग्राहक खरीदना चाहते हैं किसी वस्तु या सेवा की वह निश्चित मात्रा जो ग्राहक खरीदना चाहते हैं। लेकिन कैसे खरीदना चाहते हैं, एक विशिष्ट मूल्य पर क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। तो पहली चीज विशिष्ट मूल्य पर खरीदना चाहते हैं। दूसरी चीज एक विशिष्ट अवधि के अंतर्गत। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को वस्तु चाहिए 2020 में और उसको वो वस्तु प्राप्त हो 2022 में। ठीक है, तो 2022 के लिए यदि कोई वस्तु क्या करता है, डिमांड करता है, तो वो डिमांड नहीं कही जाएगी। एक निश्चित अवधि के अंतर्गत जो मांग होती है उसको ही मांग में गिना जाता है। निश्चित अवधि, निश्चित मूल्य पर वस्तु और सेवाओं की जो खरीदने की चाहत होती है वही क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था में मांग या डिमांड कहलाती है। तो ये बात हुई डिमांड की अवधारणा की।
अब हम बात करेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मांग को निर्धारित करने वाले कुछ निश्चित कारक होते हैं। इनमें पहला कारक है वस्तु का मूल्य। किसी भी वस्तु की मांग को वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है। दूसरा, ग्राहकों की वरीयता व पसंद। मांग किसके द्वारा की जाती है? ग्राहक के द्वारा। तो ग्राहक की पसंद और ग्राहक की वरीयता निश्चित रूप से वस्तु की मांग को प्रभावित करेगी। इसके अलावा कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद कब सकता है, मांग कब कर सकता है? जब उसकी आय हो। तो इनकम भी क्या करती है? मांग को निर्धारित करती है। इसी तरह कई बार अन्य वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो भी दूसरी वस्तु के मूल्य को क्या करता है? निर्धारित करता है। जैसे ए वस्तु का मूल्य बी वस्तु की मांग को निर्धारित करता है। कई बार कैसे करता है अभी हम समझेंगे उदाहरण के साथ में, ठीक है। और कई बार किसी विशेष वस्तु के लिए ग्राहकों का झुकाव भी क्या कर देता है? वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। आइए सभी निर्धारक तत्वों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु का मूल्य किस प्रकार से वस्तु की मांग को निर्धारित करता है। तो बिल्कुल सरल सी बात है कि किसी वस्तु का मूल्य यदि क्या होगा? ज्यादा होगा तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम होगी। महंगी वस्तु की मांग क्या हो जाती है? कम। तो मांग क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? वस्तु के मूल्य के। यानी जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो वस्तु की मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सरल सी बात है। उसके बाद दूसरा जो तत्व जो किसी वस्तु की मांग या सेवा की मांग को प्रभावित करता है वो है ग्राहकों की पसंद और ग्राहकों की वरीयता। तो इसमें भी सरल सी बात है कि जिस वस्तु व सेवाओं को ज्यादा पसंद लोगों द्वारा किया जाएगा उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसमें भी कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बात नहीं है। आगे आय। तो निश्चित रूप से यदि व्यक्ति की आय बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में लोगों की आय बढ़ती है, तो आय बढ़ने से क्या करेंगे? वो वस्तु और सेवाओं की क्या करेंगे? अधिक मांग करेंगे। तो आय बढ़ने से वस्तु और सेवाओं की जो मांग है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहां वस्तुओं को दो प्रकार की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। पहली कैटेगरी सामान्य वस्तुओं के लिए, नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं। और इन सामान्य वस्तुओं के लिए जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे उस वस्तु और सेवाओं की मांग भी अर्थव्यवस्था में बढ़ने लगती है। ये तो बात करी हमने सामान्य वस्तुओं के बारे में। दूसरे प्रकार की वस्तुएं होती हैं इंफीरियर गुड्स। और इंफीरियर गुड्स के मामले में मामला एकदम उल्टा है। उल्टा मतलब कि इंफीरियर वस्तुओं या निकृष्ट वस्तुओं के लिए लोगों की आय बढ़ने के साथ उन वस्तुओं के लिए डिमांड या मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उदाहरण से समझे, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो है उसकी मांग लोगों की आय बढ़ने के साथ में कम हो जाती है, क्योंकि आय बढ़ने पर क्या व्यक्ति किसकी मांग करता है? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जगह किसकी मांग करता है? कलर टीवी की मांग करता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कैसा हो गया? निकृष्ट वस्तु हो गई, इंफीरियर गुड हो गया। और इंफीरियर गुड के मामले में आय बढ़ जाने पर वस्तु की जो मांग है वो क्या होती है? अधिक होने की अपेक्षा कम हो जाती है, क्योंकि अन्य प्रकार की, उसी कैटेगरी की अन्य प्रकार की वस्तु की मांग बढ़ जाती है और दूसरे प्रकार की वस्तु आय बढ़ने पर व्यक्ति खरीदने लग जाता है। तो ये बात करी हमने आय किस प्रकार से वस्तु और सेवाओं की मांग को प्रभावित करती है। अगला जो कारक है किसका? किसी भी वस्तु या सेवा की मांग को प्रभावित करने वाला, वो है अन्य वस्तुओं के मूल्य परिवर्तित हो जाने पर दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन। जैसे कोई वस्तु है ए, कोई वस्तु है बी। अब क्या हुआ? इस ए वस्तु के मूल्य क्या हो गए? मूल्य क्या हो गए? कम या ज्यादा हो जाएं। और इस ए वस्तु के मूल्य कम या ज्यादा होने पर इस बी वस्तु की मांग, यानी मूल्य तो किसके कम या ज्यादा हुए? वस्तु ए के, लेकिन मांग में कमी या अधिकता किसकी आ गई? वस्तु बी के। तो ऐसा किस प्रकार से हो सकता है? आइए समझते हैं। इसमें भी वस्तुओं की दो प्रकार की कैटेगरी हमें दिखाई देती है। पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स की, ठीक है, या संपूरक वस्तुओं की। तो संपूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो
एक दूसरे से क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, जैसे चाय और कॉफी। जैसे उदाहरण से समझे, चाय और कॉफी। अब मान लो क्या हुआ, चाय की जगह व्यक्ति क्या करता है, कॉफी को भी इस्तेमाल कर सकता है, और कॉफी की जगह क्या कर सकता है, चाय को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यदि अर्थव्यवस्था में चाय का क्या हो जाए, मूल्य बढ़ जाए, तो क्या करेगा, चाय का मूल्य बढ़ जाने पर व्यक्ति किसका यूज करने लग जाएगा, कॉफी का यूज करने लग जाएगा। यानी कॉफी की जो मांग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी मूल्य परिवर्तित तो किसका हुआ है, चाय, और मांग किसकी बढ़ गई, कॉफी की। इसी प्रकार चाय के प्राइस क्या आ जाए, कम आ जाए, मूल्य क्या आ जाए, कम आ जाए, उससे कॉफी का मूल्य प्रभावित हो, यानी कॉफी की डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस प्रकार से मूल्य किसी एक वस्तु का बदल रहा है और मांग दूसरी वस्तु की बदल रही है। वो किस मामले में हो सकता है, पहला मैंने बताया संपूरक वस्तुओं के मामले में, और दूसरा किस मामले में हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुओं के मामले में या पूरक वस्तुओं के मामले में। इस मामले में भी क्या होता है, प्राइस या मूल्य एक वस्तु के चेंज होते हैं और डिमांड या मांग दूसरे वस्तु की प्रभावित होती है, लेकिन इसमें वस्तुएं एक दूसरे का विकल्प नहीं होती, इसमें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। कैसे, जैसे कार और पेट्रोल, जैसे कार और पेट्रोल। तो जब क्या हो जाएगा, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कारों की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पेट्रोल के दाम बढ़े, पेट्रोल के मूल्य बढ़े, लेकिन पेट्रोल के बढ़े हुए दाम ने किसको प्रभावित कर दिया, कार के मांग को प्रभावित कर दिया। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो पूरक वस्तुएं होती हैं। और किस प्रकार से पूरक और संपूरक वस्तुएं क्या करती हैं, मांग को प्रभावित करती हैं, ये हमने देखा। अब अगला जो कारक है अर्थव्यवस्था में मांग को, किसी वस्तु की मांग या डिमांड को प्रभावित करने वाला, वो है प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमर, या लोगों का झुकाव। अब लोगों का झुकाव यदि बचत की ओर हो जाता है, देखिए क्या होता है, व्यक्ति की क्या होती है, आय, आय में से क्या करता है, आय में से व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग क्या करता है, व्यय कर देता है। उसके बाद में व्यय करने के बाद में इसका बचत के रूप में जो शेष होता है उसे व्यक्ति क्या करता है, निवेश करता है या इन्वेस्ट करता है। तो कई बार लोगों का झुकाव किस ओर हो जाता है, निवेश की ओर। उन्हें लगता है कि निवेश या इन्वेस्टमेंट से भविष्य में बहुत अधिक क्या मिलने वाली है, उन्हें रिटर्न मिलने वाला है। तो व्यक्ति का झुकाव किस ओर जाता है, निवेश की ओर हो जाता है। निवेश की ओर हो जाता है तो व्यक्ति बचत ज्यादा करने लग जाता है, और बचत ज्यादा करने के लिए इसे व्यय को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। व्यय कम हो जाने से स्वतः ही क्या हो जाएगा, व्यय किस में करता है व्यक्ति, वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए, और वस्तु और सेवाओं की खरीद जब कम हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जब बचत की ओर झुकाव होता है उपभोक्ताओं का या ग्राहकों का अर्थव्यवस्था में, तो मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि लोगों का झुकाव यदि उपभोग की ओर हो जाए तो अर्थव्यवस्था में मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, उपभोग करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, अधिक खर्च करता है, अधिक मांग करता है, तो वस्तु और सेवाओं की मांग स्वतः ही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये हमने मांग को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की बात की। अब हम बात करेंगे कि मांग का नियम क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, या हम कह सकते हैं मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम क्या कहता है, यह कहता है कि मांग और वस्तु के मूल्य में यदि क्या किया जाए, आरेख खींचा जाए, तो वो इस प्रकार का आरेख मिलेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य, इस प्रकार का आरेख क्या दर्शाता है, इस प्रकार का आरेख या ग्राफ ये दर्शाता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु के मूल्य बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वस्तु की जो मांग है या डिमांड है वो घटती जाएगी। ये कौन कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड इसमें एक शर्त जोड़ता है। क्या शर्त जोड़ता है, कि मांग को निर्धारित करने वाले अन्य कारक स्थिर रहने चाहिए, परिवर्तित नहीं होने चाहिए। अभी हमने देखा था कि मांग को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे लोगों की पसंद, लोगों की वरीयता, लोगों का झुकाव। इन सबको यदि हम स्थिर कर दें और केवल इनको स्थिर करके मांग और मूल्यों में संबंध देखा जाए, तो मूल्य बढ़ने के साथ में मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है, मांग का नियम कहलाता है। अब क्या मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं, हमेशा क्या ऐसा होता है कि मूल्य बढ़ जाने पर वस्तु की मांग कम हो जाएगी, तो जी नहीं। कुछ वस्तुओं के मामले में
मूल्य बढ़ जाने पर भी मांग बढ़ जाती है, और ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? गिफन वस्तुएं कहलाती हैं। तो मांग के नियम का अपवाद क्या है? गिफन वस्तुएं। गिफन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके मूल्य बढ़ जाने पर भी उनकी मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अर्थव्यवस्था में प्रतिष्ठा का सूचक समझा जाता है, स्टेटस सिंबल समझा जाता है, और इस स्टेटस सिंबल समझे जाने के कारण, या फिर लोग ऐसा सोचे कि भविष्य में ये जो वस्तु है इसकी कमी अर्थव्यवस्था में हो जाएगी, तो इसे किसी भी दाम पे खरीद लेना चाहिए, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? गिफन गुड्स कहलाती हैं, गिफन वस्तुएं कहलाती हैं। और गिफन वस्तुएं क्या होती हैं? लॉ ऑफ डिमांड या मांग के नियम का अपवाद होती हैं। और मांग के नियम का अपवाद का तात्पर्य है इनका मूल्य बढ़ जाने पर इनकी मांग भी बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे मांग के नियम की, हमने बात की, मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों की हमने बात की, कारकों की हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं जो डिमांड कर्व हमने देखा था मूल्य और जो मांग है उसमें जो आरेख हमने देखा था वो इस प्रकार का आरेख हमने देखा था। अब इस आरेख में किस किस प्रकार से परिवर्तन हो जाते हैं उसको हम देखने वाले हैं। पहला हम देखेंगे शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, यानी कि मांग जो आरेख है उसका शिफ्ट होना। तो वो कैसे कैसे शिफ्ट हो सकता है? या तो क्या हो सकता है? राइटवर्ड, इस तरफ चला जाए, या क्या चला जाए? लेफ्टवर्ड। यानी दो प्रकार से जो डिमांड कर्व होता है, मांग आरेख होता है, उसकी शिफ्टिंग जो होती है या उसका विचलन जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला, मांग आरेख किस तरफ चला जाए? दाईं ओर। और दूसरा, मांग आरेख किस ओर चला जाए? बाईं ओर, उसका क्या हो जाए? विचलन हो जाए। आइए देखते हैं दोनों ही कंडीशन की, दाईं ओर कब होता है और बाईं ओर विचलन कब होता है। ठीक है, मांग आरेख का दाईं ओर विचलन, बाईं ओर विचलन, इसी प्रकार नीचे विचलन और ऊपर विचलन, चार प्रकार से क्या होता है? मांग आरेख का विचलन होता है। पहला दाईं ओर या बाईं ओर, दूसरा ऊपर या नीचे। पहले हम समझेंगे दाईं ओर और बाईं ओर विचलन कब होता है। अब देखिए, यह विचलन कब होता है? जब मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में से मूल्य कारक को तो क्या कर दिया जाए? स्थिर कर दिया जाए। मूल्य के कारक को तो क्या कर दिया जाए? यानी मूल्य को हम नहीं ना तो घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, अन्य कारकों को हम घटाया बढ़ा रहे हैं। तो अन्य कारकों के घटने या बढ़ने से मांग में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब उन कारकों में परिवर्तित करने से क्या हो जाता है? जो मांग कर्व है या डिमांड कर्व है वो क्या हो जाता है? राइटवर्ड, दाईं ओर भी जा सकता है और बाईं ओर भी जा सकता है। तो दाईं ओर तो कब जाता है? जब कारकों को परिवर्तित करने पर मांग क्या हो जाए? बढ़ जाए। यानी हम मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन करें और उन परिवर्तनों के कारण यदि मांग बढ़ जाती है तो विचलन किस तरफ होगा? दाईं ओर। यदि मांग घट जाती है तो विचलन किस तरफ होगा? बाईं ओर। मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। तो कहने का तात्पर्य है जो डिमांड कर्व है या मांग आरेख है उसका विचलन दाईं ओर हो जाता है यदि मांग बढ़ जाती है, और उसका विचलन बाईं ओर हो जाता है कब? जब मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। विभिन्न प्रकार के मांग के कारक को प्रभावित करने वाले कारकों को परिवर्तित करने का। ठीक है, अगला दूसरा हमने विचलन देखा राइटवर्ड, हमने देख लिया, दाईं ओर बाईं ओर देख लिया। अब हम देखेंगे विचलन कैसा? ऊपर या नीचे। जो डिमांड कर्व है उसका ऊपर की तरफ विचलन और नीचे की तरफ विचलन कब कब होता है? तो देखिए, जब क्या हो जाता है? मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जब क्या हो जाती है? किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, और मूल्य में वृद्धि होने से क्या हो जाती है? मांग में हो जाएगी कमी। तो मांग में कमी हो जाने पर तो क्या हो जाता है? विचलन किस तरफ होगा? ऊपर की ओर। यहां हमने देखा था, इस तरफ हमने देखा था कि बाईं ओर विचलन कम होता है मांग कम होने पर। तो यानी मांग कम होने पर विचलन किस ओर हो सकता है? बाईं ओर हो सकता है, यदि मूल्य के अलावा अन्य कारकों में क्या किया जाए? परिवर्तन किया जाए। जबकि यहां ऊपर की ओर विचलन कब होगा? जब मांग में कमी कर दी जाएगी। और नीचे की ओर विचलन कब होगा? जब क्या हो जाएगा? मूल्य में कमी कर दी जाए। मूल्य में कमी कर दी जाएगी तो क्या हो जाएगी? मांग अधिक हो जाएगी, जिससे विचलन क्या हो जाएगा? नीचे की ओर
हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि डिमांड कर्व या मांग वक्र में किस किस प्रकार से ऊपर नीचे या दाएं बाएं विचलन हमें देखने को मिलता है। सभी प्रकार के मांगों को निर्धारित करने वाले तत्वों को हमने पढ़ा, मांग और मूल्य के बीच के आरेख को हमने देखा, लॉ ऑफ डिमांड को हमने देखा। अब हम देखेंगे मांगों के प्रकारों के बारे में। तो देखिए, मांगों के जो प्रमुख प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला मूल्य मांग, दूसरा आय मांग या इनकम डिमांड, और तीसरा क्रॉस डिमांड या आड़ी मांग। आइए देखते हैं ये मांग किस किस प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल्य मांग या प्राइस डिमांड। तो प्राइस डिमांड का तात्पर्य है ऐसी मांग जो वस्तु के मूल्य से प्रभावित हो। तो वस्तु के मूल्य से प्रभावित होने वाली मांग को क्या कह देते हैं हम, मूल्य मांग कह देते हैं। दूसरा आय मांग। आय मांग कौन सी प्रकार की मांग होती है, ऐसी मांग, ऐसी डिमांड जो लोगों की आय या इनकम से क्या होती है, प्रभावित होती है। तीसरा आड़ी मांग या क्रॉस डिमांड। इसके अंतर्गत क्या होती है, वस्तु की मांग क्या होती है, दूसरी वस्तु यानी वस्तु ए की मांग किससे प्रभावित हो, वस्तु बी के मूल्य से जब प्रभावित होती है तो इस प्रकार की जो मांग होती है उसे हम क्रॉस डिमांड या आड़ी मांग कह देते हैं, आड़ी डिमांड कह देते हैं। अब अगला जो टर्म पढ़ेंगे इस संदर्भ में हम, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच क्या होता है। तो देखिए, मांग की लोच क्या होता है, यदि कोई भी एक कारक जो कि मांग को क्या करता है, प्रभावित करता है। मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने पढ़ा। अब उन कारकों में से किसी भी एक कारक को हम क्या कर दें, परिवर्तित यदि हम कर दें, मांग को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक, उन कारकों में से किसी एक कारक को क्या करें, हम परिवर्तित करें। और इस परिवर्तन से क्या हो, इस परिवर्तन से वस्तु की जो मांग है, मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो सकता है, मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, वही क्या कहलाता है, मांग की लोच कहलाता है। और ये जो मांग की लोच है वो, जैसा मैंने आपको बताया, कब होती है, जब मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को परिवर्तित किया जाता है। और मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पहला वस्तु का मूल्य, ठीक है, दूसरी वस्तु का मूल्य जिससे वस्तु संबंधित है, और लोगों की आय। तीनों में क्या देखेंगे हम, तीनों में परिवर्तन करेंगे। तो और परिवर्तन करने के कारण वस्तु की मांग में किस प्रकार का परिवर्तन होता है वो हम देखेंगे। जो मांग में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, मांग की लोच कहलाता है। अब दो स्थितियां यहां बनती है, पहली मोर इलास्टिसिटी या मांग की अधिक लोच होना। मांग की अधिक लोच होने का तात्पर्य क्या है, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को यदि हम परिवर्तित करते हैं और उस परिवर्तन के कारण क्या हो जाए, मांग में भी क्या हो जाए, बहुत अधिक परिवर्तन, यानी मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को हम क्या करते हैं, परिवर्तन करेंगे, और इस परिवर्तन के कारण मांग में भी क्या हो जाए, प्रतिशत परिवर्तन बहुत अधिक होता है, तो उसे मांग की लोच का अधिक होना कहेंगे। दूसरा है मांग की लोच कम होना। मांग की लोच कम होने का तात्पर्य क्या है, यदि मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में हम परिवर्तन करते हैं और उन परिवर्तनों के बावजूद भी वस्तु की मांग में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम मांग की कम लोच या लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब क्या होता है, यदि किसी वस्तु की मांग की लोच क्या है, अधिक है, किसी वस्तु की मांग की लोच क्या है, अधिक है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इस वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों में यदि हम परिवर्तन करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तो इस वस्तु की मांग में भी छेड़छाड़ होने का खतरा अधिक है। यानी यदि हमने क्या किया, मूल्यों को निर्धारित, इस वस्तु की मूल्यों के निर्धारित करने वाले कारकों में परिवर्तन कर दिया, तो क्या हो जाएगी, इसकी मांग भी क्या हो जाएगी, अधिक ऊपर नीचे होगी, क्योंकि इसकी क्या है, मांग की लोच अधिक है, तो मांग में परिवर्तन की संभावना भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर या उत्पादक क्या चाहता है कि इसके मूल्यों को क्या नहीं किया जाए, छेड़ा नहीं जाए, क्योंकि मूल्यों को छेड़ते ही इसकी डिमांड ऊपर नीचे हो जाएगी। जबकि मांग की लोच कम होने पर स्थिति विपरीत होती है। उत्पादक को पता है कि इसके मूल्य मैंने बढ़ा भी दिए तो मांग नीचे नहीं जाने वाली, यहां इसको
खतरा दिखता है कि यदि मैंने क्या कर दिया, मूल्य बढ़ा दिया तो इसकी मांग नीचे जा सकती है, जबकि यहां खतरा नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि मांग की लोच कम है, प्राइस बढ़ा भी देंगे तो मांग में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां क्या करता है उत्पादक, क्या करता है धीरे धीरे इन वस्तुओं की मांग में चूंकि फर्क नहीं पड़ता मूल्य बढ़ाने से, तो मूल्य बढ़ोतरी का रिस्क या जोखिम यहां ले लेता है। तो ये हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 कारकों के द्वारा होती है, मैंने आपको बताया, जो क्या करते हैं किसी वस्तु के मांग को प्रभावित करते हैं। पहला, वस्तु का मूल्य। तो मूल्य में परिवर्तन करने से मांग में कितना परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, मूल्य की लोच कहलाती है। लोगों की आय में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, इनकम इलास्टिसिटी या आय की लोच कहलाता है। और तीसरा, आड़ी लोच, किसी अन्य वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से किसी दूसरी वस्तु का मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, क्रॉस इलास्टिसिटी या आड़ी लोच कहलाता है। तो ये हमने बात करी डिमांड के बारे में, मांग के बारे में, मांग की विभिन्न लोच या इलास्टिसिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे सप्लाई या आपूर्ति के बारे में। आइए देखते हैं सप्लाई या आपूर्ति। पहले हम अवधारणा समझेंगे कि सप्लाई या आपूर्ति आखिर होती क्या है। तो सप्लाई या आपूर्ति का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तु और सेवाओं की एक निश्चित मात्रा, यानी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाएं उपलब्ध हैं, उनकी एक निश्चित मूल्य, निश्चित मात्रा, लेकिन ये निश्चित मात्रा किस पे मिलनी चाहिए, एक निश्चित मूल्य पे उपभोक्ताओं को क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए, और एक निश्चित अवधि में उपभोक्ताओं को प्राप्त होनी चाहिए। तो निश्चित अवधि और निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मात्रा में माल और सेवाओं का उपलब्ध होना ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था में आपूर्ति या सप्लाई कहलाता है। जैसा हमने मांग का नियम पढ़ा था उसी प्रकार से आपूर्ति का भी एक नियम है। मांग के नियम में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, मूल्यों को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो मांग कम हो जाती है। और हमने देखा था मूल्य और मांग में किस प्रकार का संबंध है, मांग और मूल्यों में किस प्रकार का संबंध था, विपरीत प्रकार का संबंध था, व्युत्क्रमानुपाती संबंध था। जबकि यहां आपूर्ति में यह संबंध हमें क्या दिखता है, समानुपाती दिखता है। यानी जैसे जैसे वस्तु के मूल्य बढ़ाए जाएंगे वैसे वैसे वस्तु की आपूर्ति में भी वृद्धि होती है, और यही क्या कहलाता है, आपूर्ति का नियम कहलाता है। यानी कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि से उसकी आपूर्ति में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार का ग्राफ हमें मूल्य और आपूर्ति के मध्य देखने को मिलता है। ये था लॉ ऑफ सप्लाई या आपूर्ति का नियम। आगे बढ़ते हैं। और जैसा हमने डिमांड कर्व या मांग आरेख में मांग आरेख के विचलन को देखा था, यहां हम आपूर्ति का हमने आरेख देखा। आपूर्ति आरेख किस किस के मध्य होता है, वस्तु के मूल्य और आपूर्ति के मध्य। इस आरेख में भी क्या होता है, विचलन होता है। और विचलन कितने प्रकार से, 4 प्रकार से, या तो ऊपर की ओर विचलन, या नीचे की ओर विचलन, या दाईं ओर विचलन, या बाईं ओर विचलन। ठीक है, इस तरह से क्या हो सकता है, विचलन हो सकता है। पहले हम देखेंगे ऊपर की ओर विचलन। मांग का जो वक्र होता है उसमें विचलन ऊपर की ओर कब होता है, सप्लाई का जो वक्र होता है या आपूर्ति का जो वक्र होता है उसमें ऊपर की ओर विचलन कब होता है। इसी प्रकार का विचलन हमने मांग में भी देखा था, और हमने ये देखा था कि मांग बढ़ने पर विचलन क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। जबकि आपूर्ति आरेख में मूल्य में वृद्धि हो जाए, जिससे क्या होगा, आपूर्ति में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो किसका किस तरफ होगा, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कब जाएगा, जब मांग में क्या हो जाएगी, आपूर्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और नीचे की ओर कब आएगा विचलन, नीचे की ओर विचलन कब होगा, ग्राफ नीचे की तरफ कब आएगा आपूर्ति का, जब क्या हो जाए, आपूर्ति में कमी हो जाए। तो आपूर्ति में कमी से नीचे की ओर विचलन, जबकि आपूर्ति में वृद्धि से किस तरफ होगा, ऊपर की ओर विचलन होगा। किसका, सप्लाई कर्व का या आपूर्ति आरेख का। दूसरा हम देखेंगे कि कब क्या हो जाता है, नीचे और दाएं और बाएं विचलन कब होगा, दाएं व बाएं विचलन कब होता है। तो दाएं और बाएं विचलन देखिए कब होगा, यदि वस्तु के मूल्य को तो क्या रखा जाए, नियत रखा जाए, मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए, और मूल्य के परिवर्तन किए बिना क्या किया जाए,
यदि आपूर्ति वक्र आरेख को देखा जाए तो उसमें दाएं व बाएं विचलन कब हमें दिखाई देता है? जब यह आरेख क्या होता है, दाईं और बाईं विचलन कब दिखाई देता है हमें? अन्य कारकों में हमने परिवर्तन नहीं किया और अन्य कारकों में परिवर्तन न करके आपूर्ति में क्या हो जाए, वृद्धि। यानी आपूर्ति में या सप्लाई में जब क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो विचलन किस तरफ हो जाएगा? दाईं ओर हो जाएगा। यानी कि सप्लाई कर्व या आपूर्ति वक्र में दाईं ओर विचलन कब होगा? जब आपूर्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और बाईं ओर विचलन कब होगा? यदि आपूर्ति में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये बात करी हमने आपूर्ति आरेख के दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर की ओर और नीचे की ओर विचलन की। तो आज की क्लास में हमने सप्लाई और डिमांड से संबंधित बात की और इनसे संबंधित नियमों और आरेखों के बारे में समझने का प्रयास किया। मिलते हैं अगली क्लास में, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र के बाकी के जो दो कारक हैं, कॉस्ट यानी कि लागत और साथ ही साथ उपभोग या कंजप्शन के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।